दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के अंतर्गत शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के बारे में। आप सभी को पता है कि शिक्षा व संस्कृति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में किसका उल्लेख किया गया है, कौन से अधिकार का उल्लेख किया गया है? शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के बारे में। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के बारे में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है, इसका संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 29 के बारे में और साथ में भी पढ़ेंगे अनुच्छेद 30 के बारे में। और अनुच्छेद 30 व 29 के बारे में जो जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को लेकर चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि किसी प्रकार से कोई प्रश्न हमारा गलत नहीं हो और कोई प्रश्न हमारा छूटे नहीं। तो इसी क्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 के बारे में। अनुच्छेद 29 ये कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हितों का संरक्षण किसका संरक्षण? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मैं आपको पूछूं कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, या आप मेरे से पूछो कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक की परिभाषा कौन सी होती है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में भारत में कौन कौन से समुदाय शामिल है। अगर ऐसा प्रश्न बन सकता है कि अल्पसंख्यक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो साथियों यहाँ आपको थोड़ी सी ध्यान देने की बात यह है कि अनुच्छेद, किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी अनुच्छेद अल्पसंख्यक के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तो इसकी जानकारी कौन देता है? अल्पसंख्यक आयोग ये कहता है कि अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी आबादी कुल आबादी के 50% से कम होती है। मतलब ये मैं ये कहूँ कि भारत में कोई भी कितनी भी समुदाय है, जाते हैं जिनकी आबादी 50% से कम है, तो वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत में वर्तमान समय में अल्पसंख्यक की श्रेणी में कौन कौन से समुदाय शामिल है। तो वर्तमान में अगर बात करें, अल्पसंख्यक आयोग जो कहता है वो ये कहता है कि भारत में मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ये जो समुदाय है ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में ये आते हैं, आपने कह दिया, अल्पसंख्यक आयोग ने कह दिया, क्या किसी संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है, या मूल संविधान में लिखा गया है, या बाद में कहीं लिखा गया है? ये किसी प्रकार से कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये सिर्फ अपने एक जातियों के आधार पर ये एक अल्पसंख्यक शब्द को लेकर उसमें ये प्रावधान किया है कि जिनकी आबादी 50% से कम है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। और वर्तमान समय में भारत में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जो समुदाय हैं ये भारत में अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। इसमें लिखा गया अनुच्छेद 29 में कि अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको शिक्षा व संस्कृति को लेकर कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, किनको? अनुच्छेद 29 व 30 में हम यहाँ अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, इसके अलावा किसी भी समुदाय की बात नहीं करेंगे। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और हितों का संरक्षण में ये लिखा गया है कि सभी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक कोई भी हो, चाहे मैं मुस्लिम के लिए बात नहीं करूंगा, मैं पारसी के लिए बात नहीं करूंगा, मैं बौद्ध के लिए बात नहीं करूंगा, मैं जैन के लिए बात नहीं करूंगा, मैं सिख समुदाय के लिए बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ जिस समुदाय की बात करूंगा वो समुदाय कौन सा है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में जो जो शामिल है समुदाय, वो सभी समुदायों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये बात ये कहता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1) कहता है।
साथ में ही 29(2) में एक चीज का और प्रावधान किया गया है, वो ये किया गया है कि अल्पसंख्यक, कोई भी अल्पसंख्यक, वो उन अल्पसंख्यकों के लिए कहीं भी उनको जाति, धर्म, लिपि, संस्कृति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी संस्थान हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हो या नहीं हो, उनको इस आधार पे उनका प्रवेश नहीं रोका जाएगा कि आप अल्पसंख्यक हो, आपकी लिपि यह है, आपकी संस्कृति यह है, आपकी भाषा यह है, आपका धर्म यह है। इसके आधार पर किसी भी संस्थान में उनका प्रवेश नहीं रोका जाएगा। ये जो बात मैंने जो बातें दोनों बताई हैं, ये बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) व 29(2) में लिखा गया है। हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं और एक एक अनुच्छेद के प्रावधान को पढ़ते हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुभव व नॉलेज है, प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे, अनुच्छेद के प्रावधान भी याद हो जाएंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में अनुच्छेद 29 के बारे में और चर्चा करेंगे और कुछ बातों को हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि शिक्षा व संस्कृति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है, और हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यहाँ लिखवाने की कोई बात नहीं कि अल्पसंख्यक भारतीय संविधान में किसी में परिभाषित नहीं है। अल्पसंख्यक का अर्थ जिसकी आबादी कुल आबादी के 50% से कम है, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। और भारत में बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, पारसी, ये जो समुदाय अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। तो बात करें शुरू, तो यहाँ लिख लेते हैं सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, कौन सी लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, को बनाए रखने का अधिकार है। उनको यह अधिकार है कि वो अपने भाषा को बनाए रखें, अपनी लिपि को बनाए रखें, अपनी संस्कृति को बनाए रखें। ऐसा अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत प्राप्त है। हम ये बातें जो अभी मैंने जो बातें बताई हैं, इसका उल्लेख 29(1) में किया गया है। ए लिखूं, ठीक है। इसी क्रम में अब हम बात करें 29(2) में। 29(2) ये क्या कहता है? मैंने अभी कहा कि ऐसी किसी भी शिक्षण संस्थान में ऐसी किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य सरकार द्वारा पोषित या ऐसी किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य सरकार द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था जो राज्य सरकार द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, किसी भी नागरिक के प्रवेश प्राप्त है, उसमें किसी भी नागरिक के प्रवेश पर जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति के आधार पर संस्कृति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया
जाएगा। तो कहने का जो तात्पर्य है ये है कि अनुच्छेद 29(1) में तो ये लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मतलब अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। उनको ये अधिकार हमने दे दिया कि आपका ये अधिकार है, अपनी भाषा को भी बनाए रखें, अपनी संस्कृति को भी बनाए रखें, अपने रीति रिवाज को भी बनाए रखें। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ बात करेंगे शिक्षा को लेकर कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लेकर कौन कौन से प्रावधान है। तो किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य सरकार द्वारा पोषित हो या राज्य सरकार के सहायता द्वारा वो चल रहा हो, उसमें जाति, लिंग, धर्म आधार पर किसी भी आधार पर कोई भी बालक का प्रवेश नहीं रोकना चाहिए। अरे प्रवेश कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि प्रवेश के लिए तो स्कूल वाले घूम रहे हैं, एक एक को बुला रहे हैं, एक एक को पकड़ के लिए उनको पढ़ा रहे हैं, उनको आगे शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दायित्व बनता है कि मूल संविधान में भी ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करें, क्योंकि अल्पसंख्यकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं से कि आप हमारे हितों का संरक्षण रखते हुए संविधान में ऐसा प्रावधान करो, वरना आने वाली पीढ़ियां पता नहीं कैसे आएगी और कौन कौन से प्रावधान करेगी। तो उस समय तत्कालीन समय को देखते हुए अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। अच्छा प्रावधान किया, हम ये नहीं कह रहे हैं बुरा प्रावधान किया। उनको भाषा, लिपि, संस्कृति बनाने का अधिकार दिया और साथ में उनको ये अधिकार दिया कि राज्य सरकार द्वारा चाहे संचालित हो या नहीं हो, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, जाति, लिंग, धर्म आधार पर आपके साथ में भेदभाव न करते हुए आपका प्रवेश लिया जाएगा। मतलब अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 29 व 30 में। और यही से प्रश्न पूछा गया था और यही प्रश्न पूछा गया था। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कुछ बातें ये नहीं कहा जाता है कि यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है, कुछ बातों को बताया जाता है और बताया जाता है इसका मतलब वो कहीं न कहीं प्रश्न में अटका हुआ है, आया हुआ है। तो हमारा जो प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वहाँ हमारा जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद 29 व 30 होगा। अल्पसंख्यकों से संबंधित शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो भी हमारा अनुच्छेद 29 व 30 में है। तो इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए अब हम अनुच्छेद 30 के बारे में चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 30 में क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या जानकारी मिलती है। तो अनुच्छेद 30 को लेकर बातें कर लेते हैं थोड़ी। अनुच्छेद 30 में क्या क्या जानकारी मिलती है उनको लेकर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 30 में यह मिलती है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने व उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। साथ में ही संविधान के निर्माताओं ने यह भी प्रावधान कर दिया कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो उन्होंने कहा कि आपने अधिकार दे दिया कि अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। कहाँ बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम अनुच्छेद 30 में ऐसा प्रावधान कर देते हैं जिसके माध्यम से आप अपने संस्कृति को स्थापित करने के लिए, अपनी भाषा व लिपि को स्थापित करने के लिए आप अपनी खुद की संस्था को स्थापित करने का अधिकार है। मोटा मोटी बात यह है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने समुदाय के अनुकूल अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कई बार कुछ जो मंदबुद्धि के लोग होते हैं जिनकी मानसिकता गिरी हुई होती है, वो ये कह देते हैं कि मदरसा में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। जो लोग बेतुकी बातें करते हैं, जो लोग बेतुकेपन की बातें करते हैं, इसका मतलब है उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, और अगर ग्रहण भी किया है तो उन्होंने शिक्षा को रटा है, पढ़ा नहीं। जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अनुच्छेद 30 के तहत ऐसा प्रावधान दिया गया है, किया गया है कि आप अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए आप खुद की अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हो। तो क्या मुस्लिम समुदाय ने जो मदरसा के माध्यम से जो इस्लामी शिक्षा दे रहे हैं, क्या उनका ये अधिकार नहीं है? उनका अधिकार है।
उनका अधिकार है, ये संविधान में दिया गया, किसी के बाप ने नहीं दिया है, ये भारतीय संविधान ने दिया है। तो भारतीय संविधान में ये लिखा गया है साफ साफ, जो जितने भी चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी संविधान हो, वो संविधान जो कोई भी समुदाय हो, वो जो समुदाय होता है वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपनी खुद की शिक्षण संस्था स्थापित करती है। हम देखते हैं कि हम जिस समुदाय से आते हैं, हिंदू समाज में भी अब ऐसे काफ़ी शिक्षण संस्थान हैं जिनके माध्यम से हमारी संस्कृति को, हमारी लिपि को, हमारे संस्कार को बनाए रखने के लिए हम उनके माध्यम से अपने बच्चों का प्रवेश करवाते हैं। उनके प्रवेश के माध्यम से हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम क्या पढ़ाते हैं, हम हमारी धार्मिक शिक्षा की नीति भी पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाना चाहिए हर व्यक्ति को। मेरा धर्म है, ये मेरी पर्सनल निजी लाइफ है, मैं मेरे धर्म को अपनाऊं, मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करूं, मेरे धर्म को आगे बढ़ाऊं, मैं मेरे धर्म का प्रचार करूं, ये मुझे खुद को मेरा अधिकार दिया है, मेरे को खुद को मेरा अधिकार प्राप्त है। तो हमें क्या करना है, जो पढ़े हुए, जो लिखे हुए जो लोग होते हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जिन्होंने संविधान को पढ़ा है, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, वो ऐसी बेतुकी बातें नहीं करते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 30 में जिस चीज़ का प्रावधान किया गया है उसमें यह लिखा गया है कि सभी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था कि मदरसा में दी जाने वाले इस्लामिक शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ अपने को थोड़ी सी अक्ल लगानी है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान स्थापित करते हैं उनका आधार अनुच्छेद 30 है। तो बातें अनुच्छेद 30 पर कर लेते हैं। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है। शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। वह उसका प्रबंधन करने का भी अधिकार है। तो अल्पसंख्यक लोग जो अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करते हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित करते हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के माध्यम से भी जो समुदाय हैं वो अपना शिक्षण संस्था स्थापित करते हैं। हमने कहा कि मदरसा में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है। अब हमने अनुच्छेद 30 के बारे में चर्चा की। आगे का जो अनुच्छेद हो जाएगा वो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 31, जिसको हमने कहा कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 1978 में उसको हटा दिया गया है। तो मूल अधिकार से उनको संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। और कब हटा गया वो तिथि है हमारी 44वां संविधान संशोधन 1978। तो हम ये लिखेंगे यहाँ संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। और अनुच्छेद 31 पे कौन सा अधिकार का उल्लेख मिलता है, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति को अधिकार से हमने इसको मूल अधिकार से हटा दिया। और हटाने की जो 44वां किस संशोधन के माध्यम से, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। जो सरकार थी केंद्र में वो मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई। तो ये कुछ बातें हैं उनको भी अपने को याद रखना है। उनके माध्यम से भी पता नहीं कहाँ से कुछ प्रश्न बन सकता है। और हमने ये भी कहा कि अनुच्छेद 30 में मदरसा में इस्लामिक शिक्षा का आधार अनुच्छेद 30 है। तो
तो मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा है? तो अनुच्छेद 30 है। और अनुच्छेद 30 में कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है। और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था है वो अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार की जानकारी मिलती है, जिसको हमने मूल अधिकार से हटा दिया है। और हटाने वाला जो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978, और जिस समय केंद्र में सरकार थी वो मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसी क्रम में अब हमारा अनुच्छेद हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का मतलब होता है कि मूल अधिकार में अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जानकारी मिलती है। आपको पता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रश्न पूछे जाता है उसके पीछे जो कारण है उस कारणों को लेकर चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न क्यों बार बार पूछा जा रहा है और इनको बार बार पूछने के पीछे जो कारण है वो कारण क्या है। कारण ऐसा है कि हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में जानकारी मिलती है? 32 में। ये जो प्रश्न पूछा जाता है वो बार बार इसलिए पूछा जाता है कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, अलग अलग सरकार आती है, अलग अलग प्रकार के विधायक सांसद आते हैं, अलग अलग प्रकार के जनसंख्या के माध्यम से उनको क्या होता है कि मूल अधिकारों का हनन होता है। अपने मूल अधिकारों का हनन होता है और मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग जाते हैं उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय इस संदर्भ में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कहते हैं कि मूल अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो उस समय उच्चतम न्यायालय व्यक्ति के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये अधिकार किसको है? ये उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि मूल अधिकारों के हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि अनुच्छेद बार बार जो 32 पूछा जा रहा है वो ये जा रहा है कि वर्तमान समय में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता जा रहा है। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों का हनन होने के पीछे व्यक्ति क्या जाता है? उच्चतम न्यायालय जाता है। और उच्चतम न्यायालय जाता है तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। और रिट के माध्यम से क्या होता है? ऐसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा केस आने लगे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उस हनन को दूर करने के लिए मौलिक अधिकारों को हनन होने पर जो उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करता है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इसलिए ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है क्योंकि मौलिक अधिकारों का वर्तमान समय में हनन होता जा रहा है। तो हमें पता है कि मौलिक अधिकार के जब हनन होता है तो उनकी रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अलग अलग उसका नाम है। एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक का नाम है प्रमादेश, एक का नाम है प्रतिषेध, एक का नाम है उत्प्रेक्षण, एक का नाम है अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट है जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है वो क्यों करता है? तो इसका उत्तर यह होगा कि जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस समय उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये जो हमने चर्चा की है ये चर्चा कहाँ लिखी गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार की जानकारी कहाँ मिलती है? तो अनुच्छेद 32 में मिलती है। इसीलिए अनुच्छेद 32 क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर आरएस की भर्ती तक यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो यहाँ हमारा अधिकार हो जाएगा 32 में। हम क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार। और मूल अधिकार में कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम कुछ बातों को लिख लेते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर मौलिक अधिकार का हनन होने पर मौलिक अधिकार का हनन होने पर कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय
इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट कब जारी करता है? जब व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। एक प्रकार रिट का नाम है, पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, चलो कोई बात नहीं। इसी क्रम में अगर नंबर 2 पे बात करें तो उसका नाम आता है परमादेश। इसी क्रम में नंबर 3 पे बात करें तो 3 नंबर पे जो रिट जारी की जाती है उसको कहते हैं प्रतिषेध। नंबर 4 पे जो रिट है उसका नाम है उत्प्रेक्षण। और नंबर 5 पे जो रिट है उसको कहते हैं अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा। तो मैं ये कहता हूं कि जब व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है उस समय व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन होने पर व्यक्ति कहाँ जाता है? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय उस समय 5 प्रकार के रिट के माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हुए हनन की क्षतिपूर्ति करता है। तो हम ये कहा कि मौलिक अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की जारी करता है। अपने को यहाँ याद रखने वाली बात है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत। साथ में ही मौलिक अधिकार का हनन होता है तो 5 प्रकार की रिट कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक का नाम है परमादेश, एक का नाम है प्रतिषेध, एक का नाम है उत्प्रेक्षण, एक का नाम है अधिकार पर्चा। मोटा मोटी बात है वो ये है कि ये आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो कभी कभी कमेंट के माध्यम से भी ऐसे बता दिया करो कि आपको कैसे लग रहा है, कुछ और सुधार किया जाए, कुछ और अच्छा पढ़ाया जाए। क्योंकि आप लोगों के जब कमेंट आते हैं, आप लोगों को जब सहयोग मिलता है तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दी जाए। तो ये हमारा था भारतीय संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी जानकारी हमने अनुच्छेद 32 में पढ़ी है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब हम पढ़ेंगे आगे, और आगे हमारा जो अनुच्छेद आएगा वो 32 के बाद में आएगा अनुच्छेद 33। आपको पता है कि 33 कई बार अनुच्छेद 33 काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उसको समझ नहीं पाते कि अनुच्छेद 33 चर्चा में रहने के पीछे जो कारण है वो कारण क्या है। आपको पता है कि भारतीय सेना में काफ़ी बार ऐसे ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं कि हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, हमारे रहने की व्यवस्था इस प्रकार की जा रही है, हमारे जो अधिकारी जो बॉस होते हैं वो पैसे बीच में खा जाते हैं, खाना हमें अच्छा नहीं मिलता है। इस प्रकार के जो ऑडियो और वीडियो काफ़ी बार जारी होते हैं, आपको सुना है। अगर ऐसा ऑडियो वीडियो जारी हो जाता है तो उसको नौकरी से भी निकाल देते हैं, ये भी आपने सुना होगा। एक फौजी था, उसने अपना वीडियो बना के कहा कि मेरे को ये दाल देखो ऐसी मिल रही है, अधिकारी पीछे केंद्र सरकार से खूब बजट आता है, अधिकारी बीच में खा जाते हैं, और उनके खाने के बाद में क्या होता है कि हमें ये दाल है, रोटी है, सब्जी है, पूड़ी है, भोजन अच्छा नहीं मिलता है। हम एक देश की रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, हम देश के सिपाही है, सैनिक है, वीर योद्धा है, हमें इस प्रकार का खाना मिलता है। अब ये ऑडियो वीडियो हम सुनते हैं तो हमें यह लगता है कि वास्तव में ये जवान सही बता रहा है, अब उनको उनके साथ में अन्याय हो रहा है। लेकिन आप ये भी सुनते हो कि उसको तो उस जिस व्यक्ति ने वीडियो ऑडियो बनाया था उसको तो भारतीय सेना ने बाहर ही निकाल दिया। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और मेरे स्कूल में अगर खाना अच्छा नहीं मिलता है, या मैं शिकायत करता हूँ कि मेरे स्कूल में खाना अच्छा नहीं मिलता है, या मेरे स्कूल में फल फ्रूट है वो जो व्यक्ति देने आता है वो ठीक नहीं देता है, सरकार बच्चों के लिए चावल अच्छा नहीं बेचती है, गेहूँ अच्छा नहीं बेचती है, सरकार बच्चों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं बेचती है, मेरा एक अधिकार है कहने का। लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसे
जो विभाग हैं जहाँ जहाँ जैसे मतलब सैनिक हो या जो लोक व्यवस्था स्थापित करने वाला लोक सेवक हो या दूर संचार से जुड़े हुए व्यक्ति हो या खुफियागिरी हुए व्यक्ति हो, उस व्यक्तियों के मौलिक जो अधिकार होते हैं वो कम होते हैं, हमारे से भी कम होते हैं। एक सैनिक होता है, वो सैनिक ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ में यहाँ ये हो रहा है, भारतीय सेना में ये कमी है, भारतीय सेना ये करिए। एक जो जैसे पुलिस विभाग है, सेना है या खुफियागिरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको जो मूल अधिकार प्राप्त है वो एक सामान्य व्यक्ति से कम प्राप्त है। और कम में जो प्राप्त है उसके पीछे जो कारण ये है कि हम हमारे डाटा लीक नहीं कर सकते कि सेना में ऐसा हो रहा है, पुलिस विभाग में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि यही तो एक मात्र देश की रक्षा को देश की रक्षा संसद में बैठे हुए व्यक्ति नहीं करता है, वो तो वीर योद्धा सिपाही करता है जिनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में सर्दी में रहती है। तो देश की रक्षा करने वाले, हमारे दिमाग में अगर गलतफहमी है कि हमने एक नेताजी को चुन दिया और वो नेताजी बढ़िया पैंट कोट पहनते हैं या वो है या बढ़िया भाषण देते हैं, देश की रक्षा वो करते हैं। देश की रक्षा करने वाले वीर सिपाही है वो है जो जम्मू कश्मीर जो सीमाओं पर लगातार वहाँ खड़े रहते हैं, वो देश की सेवा करते हैं। एक चिंटी को भी देश के अंदर, देश की सीमा में अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। देश की जो सेवक है, देश की जो रक्षा कर रहे हैं, वो तो भारत माता के वीर जवान वो हैं। तो अब आपको पता है कि कुछ ऐसे जैसे संसद कानून बनाकर, संसद को ऐसा अधिकार दिया गया है कि संसद कानून बनाकर दूर संचार विभाग से जुड़े हुए व्यक्तियों को, सैनिक बलों को, लोक व्यवस्था स्थापित करने वालों को, ऐसे कुछ ऐसे विभाग है जिनके मूल अधिकार में कमी कर सकती है। ऐसा जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि दूर संचार विभाग, खुफियागिरी, इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के मूल अधिकार में कमी की जा सकती है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो उसमें अनुच्छेद 33 के तहत ऐसा किया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 33 के तहत ऐसा किया जा सकता है तो ऐसा कौन करता है? तो यहाँ प्रश्न बनता है, संसद करता है। संसद के पास में पूरी शक्ति है, संसद के पास में पूरा पावर है। आपको पता है कि उस जिस सिपाही ने ऐसे खाने को लेकर ऐसे वीडियो वायरल किया था, उस सिपाही को सेना से निकाल दिया गया था और उस सिपाही ने बनारस से मोदी जी के सामने अपना उन्होंने पर्चा भी भरा था। आखिर उसका पर्चा खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसने पर्चा भी भरा। उसने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव लड़के मोदी जी को टक्कर दूंगा, मोदी जी को मैं हराऊंगा, ऐसे उनके विचार थे। हालांकि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, वो कहीं भी कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो हम अनुच्छेद 33 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 33 तो करें शुरुआत कि संसद कानून बनाकर अब उनके नाम लिखेंगे जिनके मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है संसद। तो कानून बनाकर सैन्य बलों, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोगों, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोगों, किसमें? सैन्य बलों, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोगों, खुफियागिरी, कौन सी गिरी? दादागिरी नहीं भाई, खुफियागिरी, कल ने दादागिरी नाम हो जाए। खुफियागिरी, दूर संचार, खुफियागिरी, दूर संचार से जुड़े हुए लोगों में, जुड़े हुए लोगों के, दूर संचार से जुड़े हुए लोगों के मूल अधिकार में कमी कर सकती है। मूल अधिकार में कमी कर सकता है। अब ये जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है। संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद कानून के माध्यम से सैन्य बलों,
लोक व्यवस्था स्थापित करने हुए लोगों, खुफियागिरी, दूर संचार से जुड़े हुए लोगों के मूल अधिकार में कमी कर सकती है। पहले से भी मैंने बता दिया कि आपको इनके मूल अधिकार में पहले से भी कमी है, हमारे से कम मूल अधिकार प्राप्त है, और भी मूल अधिकारों में कमी कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है वो संसद कर सकता है। और संसद को जो ये शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 33 में दी गई है। आगे हम अनुच्छेद 35 में पढ़ेंगे, उसमें ये 35 में ये संसद को शक्ति दी गई है कि अनुच्छेद 33 में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो वो संसद को ये शक्ति प्राप्त है। अब आपको ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 35 में जो बात मिलेगी वो 33 वाली मिलेगी, कि अनुच्छेद 33 में ये जो पूरा का पूरा जो प्रावधान है उस प्रावधान को करने की जो शक्ति है वो संसद को है, और संसद इस शक्ति में कमी भी कर सकती है, बढ़ोतरी भी कर सकती है, इसमें संशोधन भी कर सकती है। तो इसमें जो ये जो पूरी की पूरी जो शक्ति है, इस शक्ति का जो प्रारूप है ये किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। इसी क्रम में हम ये लिख सकते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 ये कहता है कि देश में सैन्य स्थापित होने पर, देश में सैन्य शासन स्थापित होने पर लोगों के जो मौलिक अधिकारों को जो हनन होता है उस हनन की क्षतिपूर्ति करने के लिए संसद ऐसा कानून बना सकती है। कई बार क्या होता है कि देश में सैन्य शासन स्थापित हो जाता है, और सैन्य शासन स्थापित होने से क्या होता है? मौलिक अधिकार में कमी होती है। अब आपको पता है कि देश में अगर सैन्य शासन स्थापित है और सैन्य शासन स्थापित है तो निसंदेह मौलिक अधिकार में कमी होगी, और मौलिक अधिकार में कमी होगी तो उस मौलिक अधिकार में जो कमी हुई है उसकी क्षतिपूर्ति संसद के पास में शक्ति है कि वो कानून के माध्यम से पूर्ति कर सकती है, उस कानून के माध्यम से क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो ये जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है? वो संसद को दी गई है। तो आपको याद रखना है जो अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 34 है, अनुच्छेद 35 है, इसमें संसद को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है उसको लेकर चर्चा की गई है। तो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा 34, और अनुच्छेद 34 में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है, देश में सैन्य शासन स्थापित होने पर, देश में सैन्य शासन स्थापित होने पर, देश में सैन्य शासन स्थापित होने पर देश में सैन्य शासन स्थापित होने पर लोगों के मौलिक अधिकार, लोगों के मौलिक अधिकार में हुई कमी को संसद, देश में सैन्य शासन स्थापित होने पर लोगों के मौलिक अधिकार के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति, मौलिक अधिकार में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संसद कानून बनाकर कर सकती है, कानून बनाकर कर सकती है। तो हमने ये कहा कि देश में अगर सैन्य शासन स्थापित हो और सैन्य शासन स्थापित होने पर जो मौलिक अधिकार होता है उसमें जो कमी होती है उस कमी के नुकसान को, मौलिक अधिकार के नुकसान को संसद कानून बनाकर उसमें क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो ऐसा जो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 में जो अधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 33 के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त है वो भी संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 34 में भी जो अधिकार प्राप्त है वो भी किसको प्राप्त है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा संसद को प्राप्त है। तो इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 35 के माध्यम से और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। अब आपको पता है कि अनुच्छेद 35 में जो प्रावधान किया गया है वहाँ साफ साफ लिखा गया है। अनुच्छेद, या इसको देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 34, देश में सैन्य शासन स्थापित होने पर
लोगों के मौलिक अधिकार में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संसद कानून बनाकर कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 35 के बारे में। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, इसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 35 में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 16(3), अनुच्छेद 32(3) और अनुच्छेद 34 व 35 के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। मतलब यहाँ साफ साफ लिखा गया है अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3) व 33 व 34, अनुच्छेद 32, 33, 34 व 35 के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, संसद के पास होगी। कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। अब हमने कहा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 34 व 35, इसके संदर्भ में जो भी कानून बनाएगा उसको जो अधिकार प्राप्त है वो संसद को अधिकार प्राप्त है। आपको पता है कि अनुच्छेद 32 में कौन सी जानकारी मिली है, अनुच्छेद 33 में कौन सी जानकारी मिली है, अनुच्छेद 34 में कौन सी जानकारी है। इससे अनुच्छेदों में जो भी कानून बनेगा वो कानून बना के जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। संसद ही इस संदर्भ में कानून बना सकती है, संसद को ये अधिकार प्राप्त है। तो अपने को जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है 16(3) में क्या मिला है। 16(3) में आपको पता है कि निवास स्थान के आधार पर संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। आपको समानता का अधिकार याद है, समानता के अधिकार का उल्लेख जब मिलता है, समानता के अधिकार के बारे में जब चर्चा करते हैं तो वहाँ लिखा गया है 16(3), और 16(3) में यह है कि निवास स्थान के आधार पर अगर कोई कानून बनेगा तो वो कानून बनेगा संसद बनाएगी। इसी आपको पता है कि अनुच्छेद 32(3) में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि मूल अधिकार की जब रक्षा हेतु मूल अधिकार की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 32 में, और साथ में अनुच्छेद 32(3) में ये जानकारी मिलती है कि ये जो रिट जारी करने का जो अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है वो संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 32(3) कि रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार संसद किसी और को भी कानून के माध्यम से दे सकता है, कानून के माध्यम से दे सकता है। तो हमने ये कहा कि अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 व 34 और 35 के संदर्भ में कानून बना के जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है, वो संसद को प्राप्त है। अपने को याद रखना है कि 16(3), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 में इन अनुच्छेदों में अगर कोई कानून बनाएगा या कानून के माध्यम से संशोधन करेगा या संशोधन के माध्यम से कुछ घटाएगा या जोड़ेगा तो यहाँ जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अनुच्छेद 16(3) में कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तो यहाँ संसद हो जाएगा। अनुच्छेद 33 के माध्यम से कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 34 में कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है,
34 को प्राप्त है, ये संसद को प्राप्त है। तो अपने को जो याद रखना है वो ये रखना है कि किन किन अनुच्छेदों में कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं वहाँ कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 16(3), 32(3), 33, 34 में 35। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जहाँ संशोधन करने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कुछ जोड़ने या घटाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, न कि राष्ट्रपति को, न कि प्रधानमंत्री को, न कि उच्च या उच्चतम न्यायालय को। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो याद कठिन रहती है, बार बार उसको पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ याद भी हो जाती है। तो मैंने मूल अधिकार के बारे में पूरे की पूरी जानकारी 3-4 क्लासों के माध्यम से आपको दी है। आप पूरी कोशिश व लगन के साथ में पढ़ें, आशा और विश्वास के साथ में पढ़ें। और इसी साथ में मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि हम हर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे वो संसद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी जुटाएंगे, एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा और विश्वास के साथ में अब समय के अभाव को देखते हुए हमारी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ सरस्वती। धन्यवाद। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे।